हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। कल की क्लास अटेंड किया। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई कंफ्यूजन है क्या? अगर है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, है ना। चलो, जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि हम लोग आज की क्लास में गैमेटोजेनेसिस कंप्लीट करेंगे और बाकी का फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन वाला जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो चलो बिना फर्दर डिले के हम लोग एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन कर लेते हैं कंप्लीट। ये जो चैप्टर है ना, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नीट में, और जिसमें आप लोग डायरेक्टली क्वेश्चन देखोगे 3 क्वेश्चंस या 3 to 4 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको अगर एनसीईआरटी रीड करने में प्रॉब्लम हो रहा है या एनसीईआरटी की लाइंस समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप लोग इन क्लासेस की हेल्प ले सकते हो। ठीक है, चलो गैमेटोजेनेसिस को शुरू करते हैं। तो होता क्या है गैमेटोजेनेसिस? जैसे मैंने बताया था, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, और गैमेट्स का फॉर्मेशन दैट इज गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेट के फॉर्मेशन को गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोला? द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, यहाँ देखना इस तरीके से, द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, द टेस्टिस इन मेल्स एंड ओवरीज इन फीमेल्स। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है? मेल में टेस्टिस है और ओवरीज किन में है? फीमेल्स में है। वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। और गैमेट्स क्या क्या है? मेल में स्पर्म्स है और फीमेल में ओवम है, राइट। बाय द प्रोसेस कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस, और जिस प्रोसेस से गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है मेल और फीमेल में, उसको हम लोग गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। इन द टेस्टिस द इमेच्योर मेल जर्म सेल्स स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस स्पर्म। मतलब मेल के अंदर जो इमेच्योर मेल जर्म सेल्स होती है, जिसे हम लोग स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, वो स्पर्म प्रोडक्शन करते हैं, और उस प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। दैट बिगिंस एट द प्यूबर्टी। जब एक लड़का, मतलब एक मेल 14 की एज क्रॉस कर लेता है, उसके ऑनवर्ड्स उसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होने लगती है। ठीक है, फिर एक क्या चीज़ है यहाँ पे देखो, द स्पर्मेटोगोनिया, उसका सिंगुलर क्या है? स्पर्मेटोगोनियम। तो देखो, द स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीजन। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्मेटोगोनियम जो प्रेजेंट होता है, वो माइटोटिक डिवीजन से मल्टीप्लाई करता है। क्यों मल्टीप्लाई करता है? नंबर को इंक्रीज करने के लिए। यहाँ पे क्वेश्चंस में याद रखना, माइटोटिक डिविजन्स की जगह मियोटिक डिवीजन भी बोल सकता है। अगर मियोटिक डिवीजन बोला तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना, माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, ईच स्पर्मेटोगोनियम इज अ डिप्लॉइड एंड कंटेन्स। जो स्पर्मेटोगोनियम होते हैं, उनकी जो प्लॉइडी होती है वो डिप्लॉइड होती है, मतलब उनके जो क्रोमोसोम्स होंगे वो पेयर में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, 2n कंडीशन में वो प्रेजेंट होंगे, जिसको हम डिप्लॉइड बोलते हैं, एंड कंटेन्स 46 क्रोमोसोम्स, और उनमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। 46 को हम लोग 23 पेयर्स भी बोल सकते हैं। ओके, उसके बाद में क्या बोला? सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। कुछ स्पर्मेटोगोनिया सेल्स को प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बोलते हैं। पीरियोडिकली अंडरगोज मियोसिस, इसमें पीरियोडिकली मियोसिस होती है। प्राइमरी, देखो, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट्स द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो पहले मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करता है। मियोटिक डिवीजन जो है वो रिडक्शनल डिवीजन है। अगर आप लोगों को सेल साइकिल वाली जो चीज़ें हैं, मियोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन, तो उसके लिए मैंने सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन 1 शॉट अपलोड किया हुआ है चैनल पे। आप लोग उसको देखो, आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, रिडक्शनल डिवीजन हो गया, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ 2
इक्वल हैप्लॉइड सेल्स कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो मियोसिस करके मियोटिक डिवीजन से इक्वल साइज के 4 हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाती है। सॉरी 4 नहीं बनाती, 2 बनाती, 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स बनाती है, जिसको हम लोग सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं, विच हैव ओनली 23 क्रोमोसोम्स ईच। अगर वो डिप्लॉइड कंडीशन में है बेटा, तो वो उसके पास में कितना है, 46 क्रोमोसोम है, जिसको मैंने बोला था 23 पेयर्स है, राइट। अब जब ये डिवाइड करके मियोटिक डिवीजन करके हैप्लॉइड कंडीशन वाला गैमेट बनाता है, तो हैप्लॉइड कंडीशन में क्या होगा, 23 पेयर्स प्रेजेंट थी, पेयर मतलब 2 सेट प्रेजेंट था, तो ऑब्वियस सी बात है ना, उसमें फिर जो सिंगल होगा उसमें n वाली कंडीशंस आ जाएगी, जिसमें वो 23 नंबर्स में प्रेजेंट होगा। द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगो द सेकेंड मियोटिक डिवीजन। जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है वो सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करता है, और जो फिर 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बना देता है, ठीक है। उसके बाद में क्या बोला, स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ। ये जो स्पर्मेटिड्स होती है फिर ये स्पर्म्स में कन्वर्ट हो जाती है या ट्रांसफॉर्म हो जाती है, स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं स्पर्म्स को, ठीक है। बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस, मतलब स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की जो प्रोसेस है उसको हम लोग स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हेड्स बिकम एम्बेडेड इन दी सर्टोली सेल्स। स्पर्म जब बन जाता है तो उनका जो हेड होता है वो सर्टोली सेल में ऐसे घुस जाता है या फिर एम्बेडेड हो जाता है, एंड आर फाइनली रिलीज्ड फ्रॉम दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब सर्टोली सेल्स में क्यों एम्बेडेड होती है, क्योंकि उनको न्यूट्रिशन लेना होता है वहाँ से खुद को मैच्योर करने के लिए। मैच्योर होंगे तभी तो आगे मतलब वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर सकते हैं ना, इमैच्योर चीज़ें कैसे कर पाएंगे। और जब मैच्योर होने के बाद में वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज हो जाते हैं, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म का जो रिलीज है उसको हम लोग स्पर्मिएशन बोलते हैं। आप लोग स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन इसमें कंफ्यूज हो सकते हो, एग्जामिनेशन में कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आते हैं, ये आप ध्यान रखना। क्या होता है देखो, एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ। स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने की जो प्रोसेस है उसको स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जो मैच्योर स्पर्म्स है उनको जो रिलीज करने की प्रोसेस है उसको हम लोग स्पर्मिएशन बोलते हैं। फाइन है, कंफ्यूजन होगा तो फिर से पीछे जाके वीडियो को देख लेना, चीज़ें समझ में आ जाएगी। उसके बाद में क्या बोला, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। मैंने बोला जब एक मेल 14 की एज क्रॉस कर चुका होता है, मतलब एक प्यूबर्टी वाली एज में आ चुका होता है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो प्यूबर्टी में स्टार्ट हो जाती है, ड्यू टू इनसिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सिक्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। एंड क्यों होता है ये स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस क्यों स्टार्ट हो जाती है प्यूबर्टी में, क्योंकि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है उसका सिग्निफिकेंट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। दिस इफ यू रिकॉल इज अ हाइपोथैलेमिक हार्मोन। ये जो GnRH है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, ठीक है। ये पर्टिकुलर हम लोग केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, ठीक है। रिकॉल की बात बोला ना उसने, अब ऑब्वियसली मैंने वो वाली NCERT आपको नहीं कराई, बट आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि जो GnRH है वो हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। The increased level of GnRH then act as the anterior pituitary gland and stimulates secretion of 2 gonadotropins, जिसको LH और FSH बोलते हैं। LH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड FSH मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH एक्ट्स एट द लीडिक सेल्स, जो लीडिक सेल्स होती है उस पर LH एक्ट करता है, एंड स्टिमुलेट्स सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन, और एंड्रोजन के सिक्रेशन को वो स्टिमुलेट कर देता है।
Androgen in turn stimulate the process of spermatogenesis. FSH acts on the Sertoli cells and stimulate secretion of some factor which helps in the process of spermiogenesis. ठीक है, उसके बाद में क्या बोल रहा है, लेट अस एग्जामिन. यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्पर्म का एक स्ट्रक्चर दिया है, उसको पढ़ते हैं हम लोग अभी. पहले यहाँ पे देख लेते हैं क्या चीज़ें बोल रहा है. लेट अस एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म. इट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर. हमने अगर स्पर्म के स्ट्रक्चर को देखने का ट्राई किया, हम उसको विदाउट माइक्रोस्कोप नहीं देख सकते, वो बहुत ही छोटा होता है. तो उसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है जिसका एक हेड होता है, नेक होती है. ओके, उसकी यहाँ पे क्या चीज़ है, हाँ देखो फिर से एक बार, हाँ थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था. जो स्पर्म है वो एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जो जिसका एक हेड होता है, नेक होता है, मिडल पीस होता है और एक टेल होती है. इसकी जो ये फिगर दी हुई है, जरा देखना यहाँ पे क्या चीज़ है. एक बार इधर कर लूँ मैं इसको, शायद दिख जाए. हाँ ठीक है, देखो ये इसकी नेक हो गई है, ये इसका हेड हो गया है कंप्लीट. ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल प्रेजेंट होता है. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ऊपर की. ठीक है, यहाँ एक्रोसोम प्रेजेंट होते हैं. ये बीच का जो है ये मिडल पीस है पूरा का पूरा. उसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है जो एनर्जी सोर्स है स्विमिंग के लिए. जब वो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में रिलीज कर दिया जाता है तो उसको स्विम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है बेटा. तो जो एनर्जी है वो माइटोकॉन्ड्रिया देता है. माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करता है. ठीक है, ये टेल है जो स्विमिंग करने में उसको हेल्प करती है. ठीक है, देखो यहाँ पे एक चीज़ें हैं, क्या बोल रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवेलप्स द होल बॉडी ऑफ स्पर्म. स्पर्म की जो होल बॉडी है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवेलप करती है, मतलब कवर करती है. एनवेलप करना मतलब कवर कर लेती है. द स्पर्म हेड कंटेन्स एन इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस. उसमें इलोंगेटेड मतलब ऐसे लंबा सा हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. द इंटीरियर पोर्शन ऑफ विच इज कवर्ड बाय कैप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको एक्रोसोम बोलते हैं. द एक्रोसोम इज फिल्ड विद एंजाइम. एक्रोसोम जो होता है उसमें एंजाइम्स फिल्ड होती है दैट हेल्प्स फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम. जो एंजाइम्स है वो ओवम को फर्टिलाइज करने में हेल्प करता है. द मिडल पीस पजेस न्यूमेरस माइटोकॉन्ड्रिया. जो मिडल पीस ऑफ स्पर्म है उसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं विच प्रोड्यूस एनर्जी, जो एनर्जी बनाते हैं फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल दैट फैसिलिटेट स्पर्म मोटिलिटी. जो स्पर्म मोटिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ठीक है, इसेंशियल फॉर द फर्टिलाइजेशन. ये डाटा देखो, ये जो है ना ये PYQ में पूछा गया है ऑलरेडी. क्या बोल रहा है, द ह्यूमन मेल इजैकुलेट्स अबाउट. एक बार के इंटरकोर्स में एक जो मेल है वो 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स जो है वो इजैकुलेट करता है. ठीक है, कॉइटस के दौरान. विच फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी, जो 200 से 300 नंबर उसके होने चाहिए, 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स होनी चाहिए नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए. उसमें से 60% स्पर्म्स जो है नॉर्मल शेप एंड साइज के होने चाहिए. मतलब 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स में से 60% स्पर्म्स ऐसे होने चाहिए जिसका नॉर्मल शेप और साइज हो. और ये 60% में से 40% ऐसे होने चाहिए जो विगरस मोटिलिटी शो करेंगे. ठीक है, तभी एक फीमेल जो है, फीमेल का ओवम है वो नॉर्मली फर्टिलाइज कर सकता है. जब ये सारी चीज़ें नहीं होती है या ये सारी कंडीशंस नहीं होती है तो हम लोग बोल देते हैं कि मेल के अंदर एक एबनॉर्मेलिटी है या फिर मेल जो है वो इनफर्टाइल है. ठीक है, चलो उसके बाद में क्या बोल रहा है, स्पर्म्स रिलीज्ड फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय द एसेसरी डक्ट्स.
जो स्पर्म्स रिलीज होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से वो एसेसरी डक्ट्स के थ्रू रिलीज होते हैं। सिक्रीशंस ऑफ एपिडिडाइमिस, उस रिलीज किए हुए सिक्रीशंस में क्या क्या होती है, किस किस के सिक्रीशंस प्रेजेंट होते हैं, तो एपिडिडाइमिस के सिक्रीशंस होते हैं, वैस डिफरेंस के होते हैं, सेमिनल वेसिकल्स के होते हैं एंड प्रोस्टेट ग्लैंड के होते हैं, आर इसेंशियल फॉर मैच्योरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। और ये जो सिक्रीशन ऑफ एपिडिडाइमिस, वैस डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट, ये जो है मैच्योरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म के लिए इसेंशियल होते हैं, जरूरी होते हैं। द सेमिनल प्लाज्मा अलॉन्ग विद द स्पर्म्स कंस्टिट्यूट द सीमेन। जो सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म, सेमिनल प्लाज्मा में क्या क्या आ गया हमारा, एक चीज देखना, सिक्रीशंस ऑफ एपिडिडाइमिस, वैस डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट, ये हो गया। तो सेमिनल प्लाज्मा अलॉन्ग विद द स्पर्म कंस्टिट्यूट द सीमेन। तो सीमेन क्या है, सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म, ठीक है। द फंक्शंस ऑफ द मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स आर मेंटेन्ड बाय द टेस्टिकुलर हॉर्मोन्स एंड्रोजन। ये जो मेल एसेसरी डक्ट्स है, इनका जो फंक्शन है वो कैसे मेंटेन किया जाता है, जो एक हार्मोन है टेस्टिकुलर हार्मोन जिसे हम एंड्रोजन बोला था, उसकी वजह से वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन हो पाता है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे हमारा मेल का जो गैमेटोजेनेसिस है वो कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं फीमेल गैमेटोजेनेसिस पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान से सुनो चीज़ों को, ठीक है। चलो देखो क्या बोला, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड oogenesis। उसको हमने स्पर्मेटोजेनेसिस बोला था मेल में, और फीमेल में ओवम होता है डेफिनेटली, तो उसको हमने oogenesis बोला। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट, और उसमें क्या था, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर मेल गैमेट, जिसको हमने स्पर्मेटोजेनेसिस बोला, और इसको oogenesis बोल रहे हैं, ठीक है। विच इज मार्क्ड डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस। जो स्पर्मेटोजेनेसिस से काफ़ी डिफरेंट होता है, वो एक अलग प्रोसेस था, ये एक अलग प्रोसेस है, ये अलग ढंग से चीज़ें होती हैं, ठीक है। देखो क्या बोला, हमने देखा स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो प्यूबर्टी में शुरू होता है, लाइक आफ्टर द एज ऑफ 14 स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू होती है। लेकिन oogenesis की जो प्रोसेस है ना बच्चे, वो कब शुरू हो जाती है, ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज, जब एक फीमेल अपनी मदर के उम्ब में होती है। मैं क्या बोल रही हूँ कि oogenesis जो है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज में ही इनिशिएट हो जाती है, जब एक फीमेल एक लड़की जब अपने मदर के उम्ब में होती है, तभी उसके बॉडी के अंदर oogenesis की जो प्रोसेस है वो इनिशिएट हो जाती है, मतलब शुरू हो जाती है, ठीक है। फिर क्या बोलता है, देखो अगेन ये लाइन को रीड कर लेते हैं। oogenesis इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज व्हेन ए कपल ऑफ मिलियन गैमेट्स mother cells oogonia are formed within each fetal ovary। हर दोनों ओवरीज में वो शुरू हो जाती है oogenesis की प्रोसेस। नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर द बर्थ। मतलब जितनी oogenesis की प्रोसेस या जितने ओवम बनने होते हैं, जितने गैमेट्स बनने होते हैं, वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही बन जाते हैं। एक बच्ची के जन्म के बाद कोई भी गैमेट्स उसमें ऐड नहीं होते, ठीक है। नो मोर oogonia, देखो नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर द बर्थ, ठीक है। दीज सेल्स स्टार्ट डिविजन एंड एंटर इनटू, ये जो सेल्स होती है ये डिवीजन शुरू करती है और प्रोफेज 1 में एंटर करती है, मियोटिक डिवीजन के, एंड गेट टेम्पररली अरेस्टेड एट द स्टेज कॉल्ड प्राइमरी oocyte। और प्राइमरी oocyte वाली स्टेज में वो अरेस्ट हो जाती है टेम्पररली, मतलब परमानेंट अरेस्ट नहीं होती, वो टेम्पररीली अरेस्ट हो जाती है, जो बाद में
फर्टिलाइजेशन के समय में वो फिर कंटिन्यू होती है। ठीक है, ईच प्राइमरी oocyte देन गेट सराउंडेड बाय ई लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल। प्राइमरी oocyte जो है वो ग्रेन्युलोसा सेल से सराउंड हो जाती है, जिसको हम लोग प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं। ठीक है, फिर क्या बोला, अ लार्ज नंबर ऑफ दीज फॉलिकल डीजेनरेट्स ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ टू द प्यूबर्टी। अब एक बच्चे का जन्म हुआ, उससे उसकी प्यूबर्टी आते तक बहुत सारे फॉलिकल्स जो है वो डीजेनरेट हो जाती है। एट द प्यूबर्टी ओनली 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी। आप ध्यान में रखना, हर एक ओवरी में 60,000 से 80,000 ही प्राइमरी फॉलिकल बचे हुए होते हैं। तो हर एक ओवरी में मतलब दोनों ओवरी मिलाकर 1,20,000 से लेके 1,60,000 तक होती है, दोनों ओवरीज मिलाकर। ओके, क्वेश्चन में पूछेगा इन ईच ओवरी तो 60 to 80,000 बोल देना, और अगर इन ओवरीज बोला, ईच नहीं बोला, तो 120K to 160K, लाइक 1,20,000 से 1,60,000 हो गई। ठीक है, देन द प्राइमरी फॉलिकल गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर। जो प्राइमरी फॉलिकल है वो और लेयर से सराउंडेड हो जाता है ग्रेनुलोसा सेल के, और न्यू थीका एंड आर कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल। उसको हम लोग सेकेंडरी फॉलिकल बोलते हैं। फिर सेकेंडरी फॉलिकल क्या है, द सेकेंडरी फॉलिकल सून ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ टर्शियरी फॉलिकल विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फ्लूइड फिल्ड कैविटी, जिसको हम लोग एंट्रम बोलते हैं। The theca layer is organized into an inner theca interna and an outer theca externa. It is important to draw your attention that it is at this stage that the primary oocyte within the tertiary follicle grows in size and completes its first meiotic division. ठीक है, it is an unequal division resulting in the formation of large haploid secondary oocyte and tiny first polar body. क्या होता है कि इनमें जो डिवीजन होता है वो अनइक्वल होता है। एक बॉडी तो ऐसी होती है जो लार्ज फॉर्म में बन जाती है और एक छोटे फॉर्म में बन जाती है। जो लार्ज फॉर्म में बन जाती है हम उसको सेकेंडरी oocyte बोल देते हैं, और इसको फर्स्ट पोलर बॉडी बोल देते हैं, जो डीजनरेट हो जाती है, कुछ काम की नहीं बचती। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या बोला, सेकेंडरी oocyte रिटेन्स बल्क ऑफ द न्यूट्रिएंट। जो सेकेंडरी oocyte होते हैं उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म ऑफ द प्राइमरी oocyte। ठीक है, डज द फर्स्ट पोलर बॉडी बॉर्न आउट ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन डिवाइड फर्दर और डीजनरेट। वो डिवाइड नहीं करती, वो डीजनरेट कर जाती है। ठीक है, एट प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दिस। The tertiary follicle further changes into the mature follicle, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। जैसे देखो ये ओवरी का स्ट्रक्चर है, डायग्रामेटिक सेक्शन व्यू ऑफ ओवरी। ये क्या है, जैसे देखो ब्लड वेसल्स यहाँ प्रेजेंट है। ये पहला प्राइमरी फॉलिकल है हमारा, देन टर्शियरी फॉलिकल है जिसमें एंट्रम, ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी जो है ना उसको हम लोग एंट्रम बोल देते हैं। ग्राफियन फॉलिकल है, उसके बाद में ओवम रिलीज हो जाता है। जब ओवम रिलीज हो गया तो ये जो बॉडी बच जाती है उसको कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। बाद में फिर ये डीजनरेट हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या चीज़ें दी हुई है, द सेकेंडरी oocyte फॉर्म्स ए न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड जोना पेलुसिडा। जो सेकेंडरी oocyte अपनी लेयर बनाता है, जब मेम्ब्रेन बनाता है उसको हम लोग जोना पेलुसिडा बोलते हैं, सराउंडिंग इट, जो उसको सराउंड करती है। द ग्राफियन फॉलिकल नाउ रप्चर्स। ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है, सेकेंडरी oocyte मतलब ओवम को रिलीज कर देता है ओवरी से बाय द प्रोसेस कॉल्ड ओवुलेशन। ओवरी से ओवम का जो रिलीज है उसको ओवुलेशन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या बोला, जैसे एक क्वेश्चन है, कैन यू आइडेंटिफाई मेजर डिफरेंसेस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। इसका मेन डिफरेंस अगर हम बोले तो एक जो हमारे स्पर्मेटिड होते हैं, ओके, उससे 4 स्पर्मेटोजोआ बनती है, लेकिन एक oocyte से सिर्फ एक ओवम बनता है, हम ये बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या बोला, यहाँ पे डायग्रामेटिक व्यू दिया हुआ है बच्चे, यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या बोला, जैसे ये
मतलब उसका डिफरेंस बताने के लिए ही मेनली उसने उसको लिखा हुआ है। ये पहला वाला स्पर्मेटोजेनेसिस का है, ये oogenesis का है। देखो ना, डिफरेंसेस तो वही है ना, यहाँ 4 स्पर्म बनते हैं एट द एंड, यहाँ एक ही ओवम बनता है। एक पोलर बॉडी बनती है, एक फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है, देन सेकेंड पोलर बॉडी बनती है, वो डीजनरेट हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से चीज़ें हैं। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला चीज़ें करवा देती हूँ जल्दी से, उसके बाद में फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन वाली जो चीज़ें हम लोग कल कर लेंगे। ठीक है, चलो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या बोलता है। द रिप्रोडक्टिव साइकिल, यहाँ पे देखो, द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स। फीमेल प्राइमेट्स जो होते हैं उनमें रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है, जैसे कि मंकीज़ में होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ना, वो मंकीज़ में पाई जाती है, एप्स में पाई जाती है, एंड ह्यूमन बींग्स में पाई जाती है। इट इज़ कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल साइकिल। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिंस एट द प्यूबर्टी। एट द एज ऑफ प्यूबर्टी फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है जब पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, उसको हम लोग मेनार्की बोलते हैं। मेनार्की बोलते हैं, और जब पॉज हो जाता है उसको मीनोपॉज बोलते हैं। ये मेनार्क है, मेनार्क बोलो या मेनार्की, जो भी आप बोलो। और मीनोपॉज है वो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है। ठीक है, इन क्या एज होती है, लगभग एज ऑफ 45-50 वाली एज जो होती है ना ह्यूमन बींग्स में, उसमें तब वो स्टॉप हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में क्या बोला, इन ह्यूमन फीमेल्स menstruation is repeated at an average interval of about 28 to 29 days। फीमेल्स में, ह्यूमन फीमेल्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसका ड्यूरेशन लगभग बेटा 28 से 29 दिन होता है, लेकिन कुछ कुछ फीमेल्स में ये वैरी भी करता है। ये लगभग 28 to 32 डेज तक जा सकता है, लेकिन एनसीईआरटी में यही डेटा दिया हुआ है, तो आप लोग यही याद रखना। ठीक है, उसके बाद में एंड द साइकिल्स ऑफ इवेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। मतलब मान के चलो, आज अगर मेंसेस आए हैं, आज अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल का बिगिन हुआ है, तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल से अगले मेंस्ट्रुअल साइकिल तक जितने भी इवेंट्स होंगे हम उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। द ओवम इज रिलीज्ड, जिसे ओवुलेशन बोलते हैं, ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिडल में ओवुलेशन होता है। जस्ट लाइक अगर 14 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो 28 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो 14th डे पे ओवुलेशन वाला पीरियड होगा। हम लोग आइडियल टाइम जो होता है ना बेटा, उसको 28 ही लेते हैं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 28 लेते हैं, और 14th डे पे जो है वो ओवुलेशन का प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में क्या बोल रहा है, द मेजर इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आर शोन इन द फिगर। ये वाली फिगर में, ऊपर वाली फिगर में दिया हुआ है, हम उसको देखेंगे अभी। द साइकिल स्टार्ट्स विद द मेंस्ट्रुअल फेज। साइकिल जो है वो मेंस्ट्रुअल फेज से शुरू होता है व्हेन द मेंस्ट्रुअल फ्लो ऑकर्स, जहाँ पे मेंस्ट्रुअल फ्लो मतलब मेंस्ट्रुअल फ्लूइड या मेंस्ट्रुअल ब्लड जो है वो फ्लो होता है, एंड इट लास्ट फॉर 3 to 5 डेज। ये 3 to 5 डेज के लिए होता है। द मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट्स ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग। ये जो मैंने कल इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो होती है यूटेरस की, उसका ब्रेकडाउन होकर ही जो फ्लो है वो बहता है ऑफ यूटेरस एंड इट्स ब्लड वेसल्स विच फॉर्म द लिक्विड दैट कम्स आउट थ्रू द विजाइना। ठीक है, menstruation only occurs if the released ovum is not fertilized। अगर रिलीज किया हुआ ओवम फर्टिलाइज्ड नहीं है, मतलब अगर एक फीमेल प्रेग्नेंट नहीं है तो ही उसको मेंस्ट्रुएशन आएगा, अदरवाइज मेंस्ट्रुएशन नहीं आएगा। इसीलिए तो बोलते हैं ना कि प्रेगनेंसी का इंडिकेटर क्या है। अगर हमारे मेंसेस एब्सेंट हो गए हैं या मेंसेस मिस हो गए हैं, तो हम, अगर लड़की मैरिड है या उसने सेक्सुअल इंटरकोर्स में पार्टिसिपेशन किया है, उसके पीरियड्स मिस हो चुके हैं, उसके मेंसेस मिस हो चुके हैं, तो हम बोल सकते हैं कि उसमें चांसेस है कि वो प्रेग्नेंट हो भी या नहीं भी हो, क्योंकि अदर पुअर हेल्थ की वजह से भी हमारे जो मेंसेस होते हैं वो मिस हो जाते हैं, डिले हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। वो प्रेगनेंसी का इंडिकेशन हो सकता है। हाउएवर it may also be caused due to some other underlying causes like stress, poor health। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार पीरियड्स मिस हुए हैं तो उसका मतलब वो प्रेग्नेंट ही है। उसका और भी रीज़न हो सकता है, और रीज़न हो सकते हैं हमारे स्ट्रेस, ज़्यादा स्ट्रेस ले रही है अगर फीमेल तो उसके मेंसेस की डेट्स जो होती है,
वो ऊपर नीचे हो जाती है। पुअर हेल्थ, अगर उसकी हेल्थ ठीक नहीं है तो वो एक रीज़न हो सकता है। द मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाय द फॉलिक्यूलर फेज। मेंस्ट्रुअल फेज के बाद में आता है फॉलिक्यूलर फेज, जहाँ जो फॉलिकल्स होते हैं वो मैच्योर होते हैं। ओके, ड्यूरिंग दिस फेज द प्राइमरी फॉलिकल्स इन द ओवरी ग्रो। ओवरी में जो फॉलिकल्स है वो ग्रो करते हैं एंड बिकम्स फुल्ली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, और फुल्ली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बन जाते हैं। साइमल्टेनियसली द एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस रीजनरेट्स। अब ओवरी में जो ओवम है या जो हमारा प्राइमरी फॉलिकल है वो मैच्योर होता है। हमारे फीमेल्स की बॉडी में बेटा दो इवेंट्स है जो साइमल्टेनियसली चल रहे होते हैं। एक इवेंट वो जो ओवरी में चलता है और एक इवेंट वो जो यूटेरस में चलता है। अब मेंस्ट्रुअल फेज के दौरान क्या हुआ था कि यूटेरस की जो एंडोमेट्रियम थी वो ब्रेक हो चुकी थी, वो ब्रेक हुई थी। तो अब हमारे पास में फॉलिक्यूलर फेज में दो चीज़ें होती है। पहला चीज़, ओवरी में से जो हमारे प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं वो मैच्योर होकर ग्राफियन फॉलिकल बनाते हैं, और यूटेरस में क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम टूट चुकी थी वो एंडोमेट्रियम बनना शुरू हो जाती है, वो बनती है। ठीक है, दीज चेंजेस इन द ओवरी एंड द यूटेरस आर इंड्यूस्ड बाय चेंजेस इन द लेवल्स ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन। और ये जो चीज़ें होती है ये पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन्स की वजह से होता है। द सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन, LH एंड FSH। देखो बेटा यहाँ पे द सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स, गोनाडोट्रोपिन्स में हमारे LH और FSH आते हैं। जो LH क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, और FSH जो है वो फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, जो इंक्रीज करते हैं ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिक्यूलर फेज and stimulates follicular development as well as the secretion of androgens by the growing follicle. Both LH and FSH attain a peak level in the middle of cycle. मिडल ऑफ साइकिल दैट इज 14th डे पे LH और FSH जो है वो पीक लेवल पे होते हैं। रैपिड सिक्रेशन ऑफ LH लीडिंग टू इट्स मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग मिड साइकिल कॉल्ड LH सर्ज। जब LH का पीक टाइम होता है उसको हम लोग LH सर्ज बोलते हैं। इंड्यूसेस रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, और वो LH का जो लेवल बढ़ता है वही ग्राफियन फॉलिकल के रप्चर में, मतलब ग्राफियन फॉलिकल के टूटने में वो रिस्पॉन्सिबल होता है। देयर बाय द रिलीज ऑफ ओवम, या जिसे हम ओवुलेशन बोलते हैं। मतलब ग्राफियन फॉलिकल जब टूटेगा तभी तो वहाँ से ओवम रिलीज होगा ना, जिसको हम लोग ओवुलेशन बोलते हैं। द ओवुलेशन या ओवुलेटरी फेज इज फॉलोड बाय द ल्यूटियल फेज। ओवुलेटरी फेज जैसे पहले हमने देखा मेंस्ट्रुअल फेज, फिर हमने देखा फॉलिक्यूलर फेज, फिर हमने देखा ल्यूटियल फेज जिसमें LH सर्ज आया था, और उसके बाद में हम देखेंगे ओवुलेटरी फेज। ओवुलेटरी नहीं बच्चे, क्या था, ल्यूटियल फेज। देखो ये हो गया पहला मेंस्ट्रुअल फेज, फिर फॉलिक्यूलर फेज, फिर ओवुलेटरी फेज, और उसके बाद में ल्यूटियल फेज। ठीक है, ये देखो उसके बाद में क्या है, ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म्ड एज द कॉर्पस ल्यूटियम। अब ग्राफियन फॉलिकल में से ओवम रिलीज हो गया तो जो बॉडी बच जाती है उसको हम लोग कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट्स लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करता है, जो इसेंशियल है फॉर मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम, जो एंडोमेट्रियम को बनाए रखने के लिए ज़रूरी होता है। ओके, सच एन एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन, और वो इम्प्लांटेशन के लिए ज़रूरी होता है। ओके, ऑफ द fertilized ovum and other events of pregnancy. During pregnancy all events of menstrual cycle are stopped. अब प्रेगनेंसी हो गई तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टॉप हो जाती है। अगर एक फीमेल प्रेग्नेंट है तो उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगी, उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो सारे इवेंट्स है वो स्टॉप हो जाते हैं एंड देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं है तो द कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट्स, जो कॉर्पस ल्यूटियम जो बना था वो डीजनरेट हो जाता है। दिस कॉज डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, वो फिर से डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम कर देता है, जो लीडिंग टू नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन, और फिर नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन आ जाता है, मार्किंग अ न्यू साइकिल। इन ह्यूमन बीइंग्स मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेस अराउंड 50 years of age।
ह्यूमन बींग्स में 50 ईयर्स की एज तक मेंस्ट्रुएशन आता है, मतलब एक फीमेल जो है वो अपनी एज के 50 ईयर्स तक 45 टू 50 ईयर्स तक बच्चे को जन्म दे सकती है। दैट इज टर्म्ड एज मीनोपॉज। शुरू हुआ था उसको मेनार्की बोला था, जो बंद हुआ उसको मीनोपॉज बोला। ठीक है। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज। अगर एक फीमेल को बराबर साइकिल के दौरान, अगर उसका साइकिल 28 डेज का है तो हर 28 डेज में मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रही है, 30 डेज का है तो हर 30 डेज में, या 32 डेज का है तो हर 32 डेज में, ये जो चीज़ें होती है, अगर ये साइक्लिक चेंजेस जो है या जो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर रेगुलर है तो हम बोल सकते हैं कि उनका जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो नॉर्मल है एंड एक्सटेंड्स बिटवीन मेनार्की एंड मेनोपॉज। और ये मेनार्की से शुरू होता है एंड मेनोपॉज पे ख़त्म होता है। और फिर यहाँ पे कुछ हाइजीन्स दी हुई है मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड, फीमेल्स इसको याद रखना। देखो क्या चीज़ें हैं। मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन एंड सैनिटाइजेशन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाइजीन को मेंटेन करना और सैनिटाइजेशन करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। टेक बाथ, नहाना एंड क्लीन योर सेल्फ रेगुलरली। रेगुलर नहाना और खुद को क्लीन रखना ये भी ज़रूरी है। यूज सैनिटरी नैपकिन्स और क्लीन होममेड पैड्स। आप लोग सैनिटरी नैपकिन्स का यूज़ कर सकते हो या फिर होममेड पैड्स का यूज़ कर सकते हो। चेंज सैनिटरी नैपकिन्स और होममेड पैड्स आफ्टर एवरी 4 to 5 आवर्स। हर 4 से 5 घंटे में आपको सैनिटरी नैपकिन्स या फिर जो पैड्स है उसको चेंज करना है। एज पर द रिक्वायरमेंट डिस्पोज ऑफ द यूज्ड सैनिटरी नैपकिन्स प्रॉपरली रैपिंग। जो यूज़ की हुई सैनिटरी नैपकिन्स है उसको हमें डिस्पोज करना है प्रॉपर तरीके से। ठीक है। प्रॉपरली रैपिंग टू इट विद अ यूज्ड पेपर। और अगर आप उसको कहीं पे डस्टबिन्स में डाल रहे हो तो आप प्रॉपर उसको पेपर में रैप करके डालें। ठीक है। डू नॉट थ्रो द यूज नैपकिन्स इन द ड्रेन पाइप। जो हमारे ड्रेन पाइप्स होते हैं उसमें उसको नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वो क्या होता है ना, उसको ब्लॉक कर देता है। ड्रेन पाइप्स ऑफ द टॉयलेट्स और इन द ओपन एरिया। ओपन एरिया में या ड्रेन पाइप्स ऑफ टॉयलेट्स में उसको नहीं डालना है। सैनिटरी नैपकिन्स जो है यूज़ की हुई उसको प्रॉपर तरीके से पेपर में रैप करना है एंड देन आप डस्टबिन्स में डालिए। ठीक है। आफ्टर हैंडलिंग द नैपकिन्स वॉश हैंड्स विद द सोप। और बाद में जो नैपकिन्स है उसको हैंडल करने के बाद में अपने हैंड्स को आप प्रॉपरली सोप से क्लीन कीजिए। ठीक है। आज का जो मैंने टारगेट आपको दिया था वो मैं यहाँ तक कंप्लीट कर चुकी हूँ। फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन वाली जो चीज़ें हैं बेटा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लेक्चर लंबा हो जाता है, फिर आप लोग प्रॉपर ध्यान से सुनते नहीं हो, है ना। और तुम्हारी सबसे गंदी आदत, तुमको क्लास पसंद भी आएगी तो तुम क्लास को लाइक नहीं करते हो, और सब्सक्राइब तो पता नहीं भाई, व्यूज़ आती है पर सब्सक्राइब ही नहीं करते हो। ठीक है। सो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि दीदी चैनल पे कुछ अच्छी चीज़ें बता रही, दीदी कुछ अच्छा करा रही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।